अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 14 है और इसका टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। स्टार्ट में हम देखेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर उसके अंदर पढ़ेंगे, उसकी लेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे लिए ज़रूरी जानना है, पहले इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट एक जो है जितनी भी सराउंडिंग थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, और जो कंडीशंस हैं और उनके जो असरात हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हम उसको इन्वायरमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंट के अंदर तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फिजिकल सराउंडिंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं, जो लिविंग हमारे अंदर हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग थिंग्स हैं उनके ऊपर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। अब थ्री कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे फिजिकल सराउंडिंग में? सॉइल, वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ठीक है, जो हमारे हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट होता क्या है बेसिकली, और उसके अंदर कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है? फिजिकल सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग्स। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का या एनवायरनमेंट का वो कौन सा है? फैक्टर्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, अब फिजिकल सराउंडिंग में बेसिकली क्या क्या चीज होती है? एयर है, वाटर बॉडीज हैं, और इसके अलावा जो विंड वगैरह, सॉइल वगैरह जो आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? फिजिकल सराउंडिंग। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, वो कौन कौन से होंगे? ये होंगे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इसके अलावा विंड स्पीड एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, इसके अलावा रेनफॉल है, इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं इनकी जो है क्या मूवमेंट जो वगैरह होती है वो इन्वायरमेंट को क्या कैसे इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब हमने ये बेसिक पढ़ा है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट पाए गए हैं इनमें पोल्यूशन कैसे होती है इन्वायरमेंट के अंदर, और ये पोल्यूशन कौन सी चीज़ें काज कर रही है। ठीक है, तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। अब हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जो चीज़ें ऐसी हैं जो इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर कोई जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट काज होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन प्रोसेस। उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन प्रोसेस। और ऐसी केमिस्ट्री जो कि इस पोल्यूशन को स्टडी करती है और केमिकल्स को स्टडी करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल
हम बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, पोल्यूटेंट एंड उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जब कोई इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और पोल्यूटेंट जो प्रोड्यूस होता है उसका डैमेजिंग इफेक्ट होता है, वो किसी चीज को जो है डैमेज करता है, उसके एडवर्स इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या नाम देते हैं, पोल्यूटेंट। ठीक है, यानी कि पोल्यूटेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें हम क्या होगी, जब कोई सब्सटेंस अपनी हद से ज्यादा अपनी जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी मिकदार की, अगर उसकी वो मिकदार उसकी लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर जाए उसे हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट। ठीक है, जैसे कि मिसाल देते हैं हम फर्टिलाइजर्स जो खाद्य वगैरह यूज करते हैं हम फसलों को बढ़ाने के लिए, उनकी पैदावार को ज्यादा करने के लिए, तो एक खास हद तक हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। जब हम उन फर्टिलाइजर्स की मिकदार को ज्यादा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जितनी हमें अमाउंट रिक्वायर है उससे अगर हम उस अमाउंट को ज्यादा इंक्रीज कर दें तो उसके इफेक्ट ज्यादा बुरे होंगे। वो जो है फसलों की पैदावार ज्यादा करने की बजाय क्या करेगा, जो जमीन के नीचे पानी है और उसके ऊपर पानी है उसकी जो सरफेस है उसको क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा, पोल्यूट कर देगा। ठीक है, तो पोल्यूटेंट जो होते हैं मोस्टली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और अगर हम उनकी एक खास मिकदार से ज्यादा उनको यूज करें तो क्या होगा, उनके इफेक्ट क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे। वो क्या करेंगे, जो बाकी जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खराब कर देंगे, पोल्यूट कंटेमिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि पानी वगैरह है उसको क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा फर्टिलाइजर। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी इसकी कि पोल्यूटेंट क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस या एनर्जी जो कि नेचुरल कंसंट्रेशन की निस्बत एक्सेस अमाउंट में पाई जाएगी, ठीक है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, उसे हम क्या नाम देंगे, पोल्यूटेंट। और ये सब्सटेंसेस टॉक्सिक या फिर पॉइजनस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट है, इसके अंदर लेयर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर्स में क्लासिफाई किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे की गई है, डिफरेंट लेयर्स की, वो जो है टेम्परेचर के लिहाज से और जो डेंसिटी रिलेशनशिप्स हैं जमीन के ऊपर, जमीन की जो सतह है उसके ऊपर जो डेंसिटी रिलेशनशिप्स हैं और टेम्परेचर रेंजेस हैं, उस बेस पे जो लेयर्स यानी कि एटमॉस्फेयर को हमने लेयर्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ये जो लेयर कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके अलावा मेसोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब जो फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ये लोएस्ट लेयर है और ये जमीन से 11 किलोमीटर अबव है, above the surface of earth। और इसके अंदर ये क्योंकि लोएस्ट लेयर है जमीन से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1556 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -1556
डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी टेम्परेचर रेंज है। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ें ट्रोपोस्फियर की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। आप जो ट्रोपोस्फियर है इसमें एटमॉस्फेयर का 76% गैस पाया जाता है और इसमें जब टेम्परेचर हम एयर का ट्रोपोस्फियर के अंदर देखते हैं कि डिक्रीज होता है तेजी के साथ विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू अबाउट -56 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फियर की उसकी बहुत ही थोड़ी हद तक जो है क्या कहते हैं चेंज होती है विद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है अगर वो चेंज होता है तो जो ट्रोपोस्फियर है उसकी अपर लिमिट में सिर्फ स्मॉल एक्सटेंट तक चेंज आता है। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है किस रेट पे डिक्रीज करता है, एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर है उसमें एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर एक्टिव वेदर सिस्टम पाया जाता है जो कि क्या डिटरमाइन करता है कि जो जमीन की सतह के ऊपर किस तरीके का किस तरह से क्लाइमेट होगा, मतलब खुशगवार होगा या फिर ना खुशगवार क्लाइमेट है, ये किस पे डिपेंड करेगा। जो एक्टिव वेदर सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर ट्रोपोस्फियर के अंदर। और इसके अलावा इस रीजन में एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। अब नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि किस किस के दरमियान पाई जा रही है, ट्रोपोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेजेंट बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें टेम्परेचर रेंज किस तरीके से है और इसका जो कितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इसका जो इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर डायरेक्टली पाई जा रही है और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है एल्टीट्यूड वेरी करने से थोड़ी सी अमाउंट में वेरी करेगा, यानी कि लिटिल चेंज आएगा। एल्टीट्यूड में चेंजिंग आने से इसके टेम्परेचर में लिटिल चेंज आएगा। ठीक है, ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी और जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा टू मैक्सिमम ऑफ अबाउट -2 डिग्री सेंटीग्रेड विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि माइनर सा इसमें चेंज आ रहा है। सिर्फ एल्टीट्यूड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका सिर्फ -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज आएगा। ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो कैसे काम होता है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन एनर्जी बाय ओजोन, यानी कि जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो क्या करती है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगी जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि हीट जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ज्यादा हॉट टेम्परेचर किस वजह से होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज अबाउट 1 to 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के लिहाज से ओजोन जो है कितनी इसकी कंसंट्रेशन पाई जा रही है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 1 to 5 ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। और ये जो ओजोन लेयर है किसमें पाई जा रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है किसके तौर पर एक्ट करती है, एक्ट एज अ यूवी प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि यूवी रेडिएशन से जो है जमीन को बचाती है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जितने एडवर्स इफेक्ट हैं, डैमेजिंग इफेक्ट है उनसे बचाती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती कहाँ से है, सूरज से आती है। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं इनसे हमें कौन बचाता है, स्ट्रेटोस्फेयर बचाती है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है और जो एयर है इसमें कम होती है, इस रीजन के अंदर एयर सर्कुलेशन जो होती है वो लो होती है।
आगे नेक्स्ट लेयर है वो कौन सी है, मेसोस्फीयर। ठीक है, तो मेसोस्फीयर इसकी थर्ड लेयर है, जो ऐसी एटमॉस्फेयर लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बिटवीन पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर लेयर। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फर्स्ट इसकी जो रेडिएशन अब्जॉर्बिंग स्पीशीज हैं इसमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो फर्दर डिक्रीज करता है टू अबाउट -92 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अब्जॉर्ब करने वाली स्पीशी है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज कर देता है, और उसका रेट कितना है, -92 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस कितने एल्टीट्यूड पे इसका टेम्परेचर -92 होगा, एट 85 किलोमीटर। ठीक है, जो अपर रीजन है मेसोस्फीयर का हम उसे कहते हैं आयोनोस्फीयर। ठीक है, जो अपर रीजन है मेसोस्फीयर का, क्योंकि आयोनोस्फीयर क्यों कहेंगे, क्योंकि इस रीजन में क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस। ठीक है, आयंस और रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम इस लेयर को आयोनोस्फीयर भी कह सकते हैं। आयोनोस्फीयर से जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर निकल जाते हैं इस लेयर से। ठीक है, और जो ओजोन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बनती है किसके अंदर, मेसोस्फीयर के अंदर। ठीक है, मेसोस्फीयर के अंदर ज्यादातर ओजोन बनती है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि ओजोन अगर बेसिकली अगर एमसीक्यू आ जाता है कि इस लेयर में प्रेजेंट होती है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और बनती किस लेयर में है, मेसोस्फीयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आती है थर्मोस्फीयर, दैट इज द लास्ट लेयर। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर के नेम से ही हमें नजर आ रहा है कि जो ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर जो कि मेसोस्फीयर के अपर रीजन में पाए जाते हैं, मेसोस्फीयर के अबव पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर। और इसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट, इस वजह से इसका नाम है थर्मोस्फीयर। इसमें हाई टेम्परेचर होता है और एल्टीट्यूड भी हाई होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर रेंज होती है इसमें। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखें, इस लेयर में जो देयर आर 4 स्पीशीज ऑफ गैसियस आयंस, यानी कि जो गैसियस आयंस होते हैं वो चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीशीज पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, टेम्परेचर इज एज हाई एज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड एट एन एल्टीट्यूड अराउंड 500 किलोमीटर बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरी एनर्जेटिक रेडिएशंस, यानी कि इस रीजन में थर्मोस्फीयर में हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस को अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन अब्जॉर्ब होने की वजह से दूसरी बात कि इसमें एल्टीट्यूड भी हाई एल्टीट्यूड पे ये लेयर पाई जाती है, दैट इज 500 किलोमीटर। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी हाई है, दैट इज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने कौन कौन सी लेयर पढ़ी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। सबसे ऐसी लेयर जो सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है वो कौन सी है, थर्मोस्फीयर है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो सब तीनों लेयर से जो पहले हमने पढ़ी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इस थर्मोस्फीयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, बाकियों में टेम्परेचर इसकी निस्बत कम है। ठीक है, और सबसे गर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, हमने यहाँ जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी हैं, पोल्यूशन पढ़ा है। ठीक है, पोल्यूशन क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस की है। ठीक है, और पोल्यूटेंट को डिस्कस किया है कि जो पोल्यूशन काज करता है, पोल्यूशन काजिंग जो एजेंट है वो कौन सा पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, दैट के मैंने आपको एग्जांपल दी है फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, इसके अलावा हमने इन्वायरमेंट पढ़ा है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।